गाइस वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के कुछ क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। सेकेंड वाला है, होयल की अवधारणा ने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। थर्ड वाला यह है, यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि बिग बैंग की घटना वर्तमान में 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। इसमें होयल की अवधारणा नहीं है, यह किसकी है, एडविन हबल की अवधारणा से प्रमाणित किया जाता है कि ब्रह्मांड एक विस्तारशील है। इसलिए हमारा सेकंड वाला रॉन्ग है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सी आंसर होगा इसका। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है, जिसमें ब्रह्मांड की विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का बढ़ना, इसलिए फर्स्ट सही है। एडविन हबल ने वर्ष 1920 में इस बात का प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। इसका एक विकल्प होयल की स्थिर अवस्था की अवधारणा थी, जो किसी भी समय ब्रह्मांड को लगभग एक समान मानती थी। तो जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास में निम्नलिखित चरणों में विचार करते हैं। शुरुआत में ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ एक ही बिंदु पर समकेंद्रित थे, जिसे छोटी गेंद एक वचन परमाणु कहा जाता है, जिसका आयतन अत्यंत छोटा, तापमान और असीमित एवं घनत्व अनंत था। बिग बैंग के समय छोटी गेंद हिंसक के रूप में फट गई, इससे बहुत बड़ा विस्तार हुआ। अब यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि बिग बैंग की घटना वर्तमान से 13.7 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। यह विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के साथ कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदलती रहती है। विस्फोट के कुछ ही अंश सेकेंड के भीतर ब्रह्मांड में अत्यंत तेजी से विस्तार किया। इसके बाद विस्तार के बाद धीमा हो गया। बिग बैंग घटना के पहले 3 मिनट के भीतर ही पहला परमाणु बनना शुरू हो गया। बिग बैंग के कितने 3 लाख साल के भीतर तापमान कितना 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पदार्थों का जो पारदर्शी हो गया। तो ये कितना है, बिग बैंग 30 जो है हमारा 30 लाख से लेकर के 30 लाख साल के भीतर तापमान में कितना 4500 केल्विन तक गिर गया था और परमाणविक पदार्थ का निर्माण हुआ था, इससे ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रथम चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। सेकेंड वाला है, दूसरे चरण में आदिम वायुमंडल का विनाश होता है। थर्ड वाला है, अंततः वायुमंडल की संरचना को जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया गया। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा एक सही होगा, और वो भी कौन सा वाला, थर्ड वाला। और हमारा जो सेकेंड और फर्स्ट वाला है वो रोंग है। जो हमारा प्रथम चरण में जो क्या होता है, जो आदिम वायुमंडल का विनाश होता है, और जो हमारा दूसरा चरण है उसमें क्या होता है, पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया है। तो इसलिए फर्स्ट और जो हमारा सेकेंड है वो इंटरचेंज है, इसमें केवल थर्ड वाला सही है। वर्तमान वायुमंडल के विकास में 3 चरण है। प्रथम चरण में आदिम वायुमंडल का विनाश होता है, इसलिए फर्स्ट सही नहीं है। जो सेकेंड वाला चरण है, पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया, और अंत में वायुमंडल की संरचना को जीवित दुनिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया गया था, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा के पास अधिक होता है और ध्रुवों पर कम होता है। सेकेंड वाला है, भूमध्य रेखा पर केंद्र से ध्रुवी जो है ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसके जो हमें ऑप्शन है वो दे रखे हैं यहाँ पर। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। जो हमारा सेकंड वाला है फर्स्ट की व्याख्या करता है। जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, कथन एक और कथन दो दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला इसमें कथन जो है फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है, और डी वाला है कथन फर्स्ट जो है गलत है और सेकंड वाला सही है। हमें इसमें से बताना है हमारा जो है इस क्वेश्चन के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसका हमारा आंसर होगा डी। इसमें केवल जो हमारा फर्स्ट गलत है और सेकंड वाला सही है। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो बल है भूमध्य रेखा के पास क्या होता है, अधिक होता है, नहीं कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है।
इसलिए ये हमारा फर्स्ट वाला है जो रोंग है, सेकेंड वाला इसमें सही है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अक्षांशों पर समान नहीं होता। यह ध्रुवों के पास अधिक होता है और भूमध्य रेखा के पास कम होता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि भूमध्य रेखा पर केंद्र से दूरी ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए हमारा सेकंड सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है हमें, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। सेकेंड वाला, पी तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। केवल इसमें हमारा फर्स्ट सही है, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान है। लेकिन जो हमारा सेकेंड है वो रोंग है, पी तरंगे केवल ठोस पर नहीं, किस पर, गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा करती है। तो इसलिए हमारा ए वाला सही है। इसमें भूकंप तरंगे मूलतः दो प्रकार की होती है। कौन सी, भूगर्भित तरंगे और जो धरातली तरंगे। भूगर्भित तरंगे ऊर्जा के फोकस से मुक्त होने वाली कारण उत्पन्न होती है, पृथ्वी के भीतर सभी दिशाओं में फैलती है। ये तरंगे सतह की चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करके सतह तरंगों का निर्माण करती है, जो पृथ्वी की सतह पर फैलती है। भूगर्भित तरंगे दो प्रकार की होती है, पी तरंगे और एस तरंगे। पी तरंगे तेज गति से चलती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट सही है। वे गैसीय और तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती है, इसलिए हमारा सेकंड वाला वो सही नहीं है। एस तरंगे कुछ समय के अंतराल के बाद सतह पर पहुंचती है, इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। एस तरंगों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती है। एस तरंगों की यह विशेषता काफी महत्वपूर्ण है। इसने वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की संरचना को समझाने में मदद की है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा छाया क्षेत्र कहा जाता है। फर्स्ट है हमारा पृथ्वी के चारों ओर एक पट्टी जो भूकंप के केंद्र से 135 डिग्री और 175 डिग्री दूर है। बी वाला, पृथ्वी के चारों ओर भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच एक पट्टी है। सी वाला, पृथ्वी के चारों ओर एक पट्टी जो भूकंप केंद्र से 125 डिग्री और 245 डिग्री दूर है। डी वाला, पृथ्वी के चारों ओर एक पट्टी जो भूकंप केंद्र से 205 डिग्री और 245 डिग्री दूर है। हमें इसमें से बताना है कौन सा वाला कथन जो हमारा छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। पृथ्वी के चारों भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच की एक पट्टी होती है, उसे क्या कहा जाता है, छाया क्षेत्र कहा जाता है इसे। भूकंप की तरंगे दूर दूर स्थित सिस्मोग्राफ में दर्ज होती है। हालांकि कुछ खास क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पी और एस तरंगों की सूचना नहीं मिलती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, छाया क्षेत्र कहा जाता है। पी तरंगों छाया क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर भूकंप केंद्र से 105 और 145 डिग्री दूर एक पट्टी के रूप में दिखाई देता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल अधिक बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी की सतह से 40% से थोड़ा अधिक है। भूकंप केंद्र से 145 डिग्री से आगे स्थित भूकंप मापी उपकरण पी तरंगे के आगमन को दर्ज करता है, लेकिन एस तरंगों के आगमन को नहीं। इस प्रकार उपकेंद्र जो 105 और 145 के बीच के क्षेत्र को दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। हमारा बी सही होगा इसमें। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ सिद्धांत दे रखे हैं और कुछ भूगोल वेदता दे रखे हैं। हमें इसमें से बताना है कितने सही सुमेलित हैं। फर्स्ट दे रखा है हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मैकेंजी और पार्कर। सेकंड दे रखा है समुद्र तल का फैलाव, अल्फ्रेड वेगेनर। और थर्ड दे रखा है प्लेट टेक्टोनिक्स, हैस। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें हमारा कोई भी सही नहीं है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो किसका है, अल्फ्रेड वेगेनर का। और जो हमारा समुद्र तल का फैलाव है वो किसका, हैस का। और जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स वो किसका है, मैकेंजी और पार्कर का। इसलिए जो हमारा इसमें कोई भी सही नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यह अल्फ्रेड वेगेनर थे एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक। उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय भाव सिद्धांत के रूप में एक व्यापक तर्क प्रस्तुत किया। यह महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में था। वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों ने एक एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया और मेगा महासागर ने उसी को घेर लिया। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पोजिया रखा गया, जिसका अर्थ था पूरी धरती। मेगा महासागर का जो पेथालासा कहा जाता था, जिसका अर्थ है सारा पानी। इसलिए हमारा फर्स्ट है सही सुमेलित नहीं है।
समुद्र तल का फैलाव या मध्य महासागरीय रीज के दोनों ओर चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विस्तृत विश्लेषण ने हेस ने कब 1961 को अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे समुद्र तल फैलाव के रूप में जाना जाता है। हेस ने तर्क दिया कि महासागरीय कटोके के शिखर पर लगातार होने वाले विस्फोट महासागरीय क्रस्ट के टूटने का कारण बनते हैं, जिससे नया लावा उसमें भर जाता है और क्रस्ट दोनों दिशाओं में फैलता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप महासागरीय तल का विस्तार होता है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही सुमेलित नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स, जो वर्ष 1967 में मैकेंजी और पार्कर तथा मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को एकत्र किया एवं प्लेट टेक्टोनिक्स नामक एक अवधारणा सामने रखी। टोनिक्स ने प्लेस, जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, एक ऐसी प्लेट है जो एक ही स्थान पर स्थित होती है। ठोस चट्टान का विशाल अनियमित आकार स्लैब, जो आमतौर पर महाद्वीपीय और महासागरीय लिथोस्फीयर दोनों से बना होता है। प्लेटें कठोर इकाइयों के रूप में स्टेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से चलती है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारमन रेखा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट हमारा दे रखा है इसमें पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा। बी वाला है सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली रेखा। थर्ड है वह गहराई जहाँ जो है पनडुब्बियाँ सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। डी वाला पृथ्वी के मेटल और कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र। हमें इसमें से बताना है कौन सा कारमन रेखा का सबसे अच्छा वर्णन है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए, पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की सीमा, जो क्या है इसका सबसे अच्छा वर्णन है कारमन रेखा का। कारमन रेखा समुद्र तल से 62 मील 100 किलोमीटर ऊपर की सीमा है, जो पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र की सीमा बनाती है। यह मोटे तौर पर उस ऊंचाई को दर्शाता है जहां पारंपरिक विमान प्रभावी ढंग से उड़ान नहीं भर सकते। कारमन रेखा के ऊपर यात्रा करने वाली किसी भी चीज को प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारा ए वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, जेनोसाइड्स कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट हमें दे रखा है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई प्रथम मानव अधिकारी संधि है। सेकेंड वाला, इस सम्मेलन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में हो सकता है। थर्ड वाला, भारत इस कन्वेंशन को हस्ताक्षर करता नहीं है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा थर्ड वाला है वो रॉन्ग है। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तो इसलिए जो हमारा इसमें होगा बी वाला आंसर। जेनोसाइड कन्वेंशन 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई प्रथम मानव अधिकारी संधि थी। जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुसार नरसंहार एक अपराध है जो युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में हो सकता है, इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, तो इसलिए हमारा थर्ड सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है लघु और सीमांत किसानों के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है उन्हें लघु किसान कहा जाता है। सेकेंड वाला है, जिन किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। और थर्ड वाला वे किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच की कृषि भूमि होती है उन्हें मध्यम किसान कहा जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा जो है थर्ड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड है वो इंटरचेंज है। जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सीमांत किसान। और जो हमारा सेकेंड वाला है, जिन किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लघु किसान। तो इसलिए इसमें हमारा कोई भी, इसमें थर्ड वाला सही है ओनली। सीमांत किसान वह श्रेणी होती है किसानों की जिसमें 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है, इसलिए हमारा फर्स्ट सही नहीं है। लघु या वह श्रेणी होती है जिसमें किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है, तो इसलिए सेकंड वाला भी सही नहीं है। अर्थ मध्यम, जिन किसानों के पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है वे इस श्रेणी में आते हैं। और मध्यम श्रेणी उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच की कृषि भूमि होती है, इसलिए हमारा थर्ड है वो सही है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ओलिव रिडले कछुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है।
फर्स्ट हमें दे रखे हैं, ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका नाम इनके जैतून के रंग के भारी आवरण से पड़ा है। सेकेंड वाला है, प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। थर्ड वाला है, इन्हें IUCN रेड लिस्ट द्वारा संवेदनशील के रूप में मान्यता दी गई है। हमें इसमें से बताना है कितने हैं, कौन से सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। ओलिव रिडले कछुए, ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनके ये नाम इनके जैतून के रंग के कवच पुष्ट वर्म के कारण पड़ा है, इसलिए फर्स्ट सही है। वे अपने अद्वितीय सामूहिक निधन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अरीबदा कहा जाता है, जहां हजारों मादा अंडे देने के लिए एक समुद्र तल पर एकत्र होती है। यह प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर के उष्ण जल में पाए जाते हैं, इसलिए हमारा कथन सेकेंड है, वो भी सही है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए हमारा थर्ड भी सही है। इसमें हमारे तीनों ही सही है, इसका आंसर सी होगा। उम्मीद है आज का जो हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।